हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। तो चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। एनसीईआरटी बुक्स अपना अध्याय 8 चल रहा था। चलो उसी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने और आपने यहाँ तक पढ़ लिया था। व्यापारी किस चीज़ से इसका विनय करते थे, आपने पढ़ लिया था मेरे साथ। अब यहाँ आ गए थे नगर, अनेक गतिविधियों के केंद्र। चलो गाइस कंटिन्यू करते हैं। आप भी आ जाइए और जिसको नोट बनाने हो वो नोट बनाइए, जिसको अपनी बुक्स कवर करने हो मेरे साथ कवर करते चले ध्यान से। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा। ये मथुरा क्यों महत्वपूर्ण है, मैं आपको पहले तो क्योंकि एक धार्मिक केंद्र था, पर इसको आप नोट कर लिए, इसी को केंद्र बनाकर चलेंगे, पूरा पढ़ेंगे। यह 25 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात, अभी क्यों महत्वपूर्ण इसकी चीज़ें बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये तो मथुरा है, एक नगर इधर को जाता है, एक नगर इधर को जाता है, ये दो मुख्य रास्तों पर पड़ता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। यहाँ व्यापार ज़्यादा होता है। इनमें से एक रास्ता उत्तर को और एक रास्ता पश्चिम को, एक रास्ता पूरब को और तो दूसरा उत्तर दक्षिण की ओर जाने वाला था। मतलब उत्तर को भी जा रहा है, पश्चिम को भी जा रहा है और पूरब को। फिर एक दूसरा रास्ता है ऐसा, उत्तर दक्षिण दोनों को जा रहा है, वो जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी, ऐसी किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की राजधानी बनी थी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। इसका कोई मतलब, चलो कैसे बनी थी, क्यों नहीं थी। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। मैंने कहा एक मथुरा धार्मिक केंद्र है, महत्वपूर्ण मूर्तियाँ बनाने का भी केंद्र है। दो केंद्र है, आप ध्यान रखना। यहाँ बौद्ध के विहार और जैन मंदिर हैं। कृष्णा भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है, क्योंकि कृष्णा का है। दिख नहीं रहा हो प्लीज़ आप मुझे नोट करिए, मैं क्या बोल रही हूँ, आप उसी तरह से पढ़ते चाहिए। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाला दान का उल्लेख है। मठों को भी मंदिर ही कहते हैं, आप कन्फ्यूज के मठों क्या होता है। प्रिय शहर के राजा रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों और टोकरी बुनकर और टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। इसमें मतलब सभी लोग देते थे। मथुरा के लोग व्यवसायों की एक सूची बनाओ। व्यवसाय की सूची क्या, वो लोहार भी थे, बुनकर भी थे, टोकरी बनाने वाले भी थे, ये सारे व्यवसाय उनके थे। ये कैसे, हड़प्पा का नाम बताओ जो हड़प्पा से नहीं है। तो हड़प्पा में लोहे की चीज़ें कोई नहीं मिलती थी और उनमें अभिलेख नहीं था। ये हो गया ना, ये क्या है, थोड़ा ये भी पढ़ लो अच्छे से। उत्तरी काले चमके पात्र, NNNBV एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमत्कार काली सतह पर वाले पात्र है। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। ये इस काल के बर्तन हैं। शिल्प तथा शिल्पकार, पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, उत्तर में है। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि ऊपर ही बता रहे हैं कि वहाँ
बुनकर भी थे तो कपड़ों का भी महत्वपूर्ण रहा। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई इसके लिए प्रसिद्ध थे। कपड़ों के लिए कौन कौन प्रसिद्ध थे? तो उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। यह स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। चलो, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें श्रेणी कहते थे। एक समूह को श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण करना। उनका काम था कि कच्चे माल को इकट्ठा करो और जो बन गया उसे आयात कच्चे माल को आयात करो, बने बनाए माल को निर्यात करो। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी। अच्छा, जहाँ लोग पैसे जमा कर सकते थे, मतलब जो श्रेणी लोग थे जो शिल्पकारों का काम प्रशिक्षण बैंक की तरह काम करते थे। अगर आपके पास पैसे रखने की जगह नहीं तो आप मुझ पर जमा कर सकते हो, जो आज की तरह में खाता चल रहा है। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। मतलब इनका कहना था जैसे तुम्हारी इच्छा वैसा ही करते रहे। अब क्या है, सूत काटने और बुनने के नियम ये भी पढ़ लेते हैं। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं जो चाणक्य अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया था। हाँ, अध्याय 7 में किया था कि अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरुजी थे चाणक्य। उन्हें विष्णु भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं। बौद्ध उन्हीं की वजह से वो घनानंद मरा था, तब उनका मौर्य साम्राज्य का राज स्थापित हुआ था। इसमें वर्ण, अब चलो आगे देखते हैं। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारियों की देखरेख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, बटुआ तथा सन को तैयार करने के लिए काम में विविधताओं, सक्षम अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा, वैश्यों, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेवकों और आवास प्राप्त देवदासियों को लगाया था। मतलब सभी को काम लगाया था। दिख नहीं रहा मुझे पता है, फिर भी आप मेरी आवाज़ पर ध्यान दें उसी की तरह है, क्योंकि इतना अच्छा कैमरा नहीं ना हमारे पास। सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। इन्हें इनके काम और गुणवत्ता के अनुसार परिश्रमक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा दे सकती थी। चलो, इतना था। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती थी उन्हें अपना माल खाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें परिश्रमक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह ये रोशनी रहती थी। अगर निश्चय उस औरत की तरफ देखता या इधर उधर की बातें करता तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरतें अपना काम पूरा नहीं किया तो उन्हें जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता है। ये तो बहुत खतरनाक। उन महिलाओं की सूची बना। आपको एक होमवर्क दे रहे हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आप नोट करना। उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था। क्या काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ी थी। ये दो चीज़ों की आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तभी जानूंगी आप कितने अच्छे से पढ़ रहे हैं। असूक्ष्म निरीक्षण अरकामेडु। मानचित्र 7। अरकामेडु पुडुचेरी में 88 रोम के बारे में जानकारी दी। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरकामेडु एक पत्तन था, मतलब एक बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतरते जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला जो संभवतः गोदाम रहा हो, क्योंकि सामान आ रहा जा रहा था तो गोदाम ही रहा। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में एफोरा जैसे पात्र मिले। इसमें शराब या तेल जैसे पदार्थ रखे जा सकते थे। इन दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे, साथ ही एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले। इन्हें इटालियन के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता था, जो कि अरकामेडु मिले। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ऐसे बर्तन मिले जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यह रोमन लेप शीशे के
बर्तन तथा रत्न भी मिले। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले जो समतक कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यह शीशे और अर्धमूल पत्थरों के मन के बनाने का साक्ष्य। ये अभिलेख है। अभिलेख मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले। प्रारंभ में तमिल भाषा के इसी लिपि का प्रयोग किया था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा था। ये आनंद है। चलो ये पढ़ लेते। अपनी लिपि में आया, अपने NCERT में आया। मानचित्र या रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक था अंगस्टान ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। अंगस्टान और इसके बाद शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। अंगस्टान ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। मतलब कोई कार्यक्रम हो तो बड़े से आजकल के टीवी थिएटर देखने आओ, उसी तरह आजकल इसी का बहुत सारे एग्जाम्पल मिल रहे हैं। उन्हें स्नानघर भी बनवाया जहाँ स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यह लोग एक दूसरे से मिलते और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए शहर के स्नानों, पटवारों तथा गुलसानों के लिए पानी लाया था। अध्याय 8 हमने कवर कर लिया। चलो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो भी देख लेते हैं। क्यों उपयोगी शब्द क्या है? लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नगर, बालकूप, पतन और सीढ़ी। ये पत्तन का मतलब बंदर का, बालकूप मतलब सिंचाई करने का यंत्र था। और कुछ महत्वपूर्ण तिथि। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? लगभग 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी। नगर आहा सिक्के करीब 25 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले। का पत्तन 2200 साल पहले। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते थे? बड़े भूस्वामी को बेल्लाला कहते थे। अब से क्वेश्चन नंबर 2। ग्राम भोजकों की जमीन पर प्रिया कौन से लोग मजदूरी करते थे? दास करते, जिनके पास अपनी जमीन नहीं थी, वो गरीब थे। क्वेश्चन नंबर 3। तमिल में हलवाहों को क्या कहते थे? उड़वार कहते थे। इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4। अधिकांश गृहपति बड़े होते थे। ग्राम भोजकों के काम बताओ, ये शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि एक तो उनके पास कर वसूलने की शक्ति थी। दूसरा, वो अपने गांव की लोगों का न्याय कर सकते थे। और दूसरे, पुलिसकर्मियों की तरह एक काम करते थे। उनके पास तीनों शक्ति थी। तो तीनों शक्तियाँ एक ही साथ थी तो वो शक्तिशाली तो होंगे ही। क्वेश्चन नंबर 3। गांव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। गांव के कौन कौन है? शिल्पकार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, कुम्हार हैं, बुनकर। और शहरों के डिजाइनर, चित्रकारी और एक इंजीनियर होते हैं ना। बलकूफ का उपयोग क्यों होता है? मैंने बोला था कि सिंचाई के लिए होता था। आहत सिक्के चांदी और सोने के होते हैं। मथुरा एक महत्वपूर्ण क्या था? धार्मिक केंद्र था, ये मैंने बताया था। और शिरडी क्या थी? शिल्पकार। अब एक क्वेश्चन देख। प्रश्न 69 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन खेती के लिए महत्वपूर्ण औजारों का क्या काम? खेती के लिए तो सिर्फ हल होता है और अन्य हंसिए का काटने का काम होता है और कुल्हाड़ी का लोहे वो लकड़ी काटने का। अपने शहर की ये कुछ नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना। अब अध्याय 9 में पढ़ेंगे हम और आप साथ में। हमारे लिए इतना टाइम दिया, बहुत अच्छे। टेक केयर।